नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की आज हमें एक जजमेंट है जो कि 4 जनवरी 2023 को आई है, 2023 को आई है। ये सिविल अपील नंबर 1669 ऑफ 2023 किया है और ये एक अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का एक सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। देखिए, इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के प्रोविजंस को डिस्कस किया है और जो रूल्स हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के, जो एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स 2016 है, इसको डिस्कस किया है। और साथ में जो सिक इंडस्ट्रीज थी जो कि रिपील्ड हो चुका है, सिकनेस इंडस्ट्रियल जो कंपनीज थी SICA, उनके ही प्रोविजंस को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऑफ लॉ जो सेट किए हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो उसी पर ही पूरी जजमेंट डिस्कस की है। उसमें बताया गया है कि क्या जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, जो अगर एप्लीकेशन फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 9 ऑफ IBC के अंदर, जिसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने का जो राइट था प्रोसीड करने के लिए कॉर्पोरेटर अगेंस्ट दी कॉर्पोरेटर डेब्टर्स, वो सस्पेंडेड होता है वर्च्यू ऑफ सेक्शन 22 सब पार्ट 1 ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज के SICA के अंदर। तो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया था कि रिस्पोंडेंट ने एक डिस्प्यूट रेज किया था जो डिस्क्राइब किया गया था एक प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट, जो कि उनका रिस्पोंडेंट के इटसेल्फ और अपीलेंट के बीच में था। तो उसको वारंटिंग डिसमिसल होता है अंडर सेक्शन 9 ऑफ IBC ऑफ द एट द वेरी थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पर ये प्रोविजंस को डिस्कस किया गया, एक लिमिटेशन का, और दूसरा रिस्पोंडेंट ने एक डिस्प्यूट क्रिएट किया था कि प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है। इन दोनों प्रोविजंस को जो लीगल क्वेश्चन सेटअप किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, थोड़ा सा फैक्ट्स हम बता देते हैं कि इसमें जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने एक कॉर्पोरेट डेब्टर है, उन्होंने केस फाइल किया था BIFR के अंदर, जो कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन था, उसमें सूट फाइल किया था। और जो एप्लीकेशन केस फाइल किया था उसमें एप्लीकेशन ने भी एक एप्लीकेशन मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की थी, जो कि यहाँ पर अपीलेंट है। तो रिस्पोंडेंट एक नेचुरल गैस बनाती है कंपनी और अपीलेंट और रिस्पोंडेंट के बीच में एक गैस सेल्स एग्रीमेंट GSA एग्रीमेंट हुआ था और रिस्पोंडेंट ने डिफॉल्ट कर दिया था पेमेंट के लिए, और फिर उसके बाद अप्रोच कर लिया था BIFR के पास सिक यूनिट के लिए। और फिर उसके बाद जो है अपीलेंट ने जो है गैस लाइन, जो है गैस पाइपलाइन है, वो सप्लाई करनी बंद कर दी थी। और अपीलेंट ने साथ में एक एप्लीकेशन भी फाइल की थी कि वो प्रोसीड कर सकें और रिकवरी के लिए 4,71 लाख 56,095 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो क्लेम किया था। और उसके बाद 1 दिसंबर 2016 को BIFR जो है रिपील्ड हो गया था और फंक्शन ऑफिशियल हो गया था। और अपीलेंट ने फिर इसके बाद एक डिमांड नोटिस भेजा था अंडर सेक्शन 8 ऑफ द बैंक्रप्सी एंड कोड के अंदर, सेक्शन 8 के अंदर ये एक डिमांड नोटिस भेजा था। और रीड विद रूल 5 ऑफ जो है एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल 2016। तो इसमें फिर सेक्शन 9 के अंदर कॉर्पोरेट जो सेक्शन 9 के लिए साथ में सीकिंग की थी, इनिशिएट कर सकें कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीड प्रोसेस को एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर। फिर लेकिन NCLT ने डिसमिस कर दी थी इनकी पिटीशन को, और साथ में कहा कि ये इम्पैरेड बाय द लिमिटेशन, और साथ में 2 एक और ग्राउंड पर डिसमिस की थी कि प्री एग्जिस्टिंग का जो बताया गया। और फिर उसके ऑर्डर को जो है NCLAT जो है अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसने भी कंफर्म कर दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर दोनों लीगल क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आइए हम थोड़ा सा फैक्ट्स को अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था, लेकिन इसमें अपील जो है वो डिसमिस कर दी गई थी। तो थोड़ा सा फैक्ट्स को देख लेते हैं। यही जो बताया गया है ये, अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ये सेक्शन 62 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है 2016 में, जो कि प्रेफर किया था, जो कि अपीलेंट है यहाँ पे, अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट जो आई थी 19 दिसंबर 2019 की, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल NCLAT की जो ट्राइब्यूनल है उस पे अगेंस्ट की जजमेंट पे यहाँ पे पास की थी इन कंपनी अपील नंबर सो एंड सो थी। और NCLAT ने डिसमिस कर दी थी अपील को, और जो अपीलेंट ने प्रेफर की थी और ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था, जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अहमदाबाद की जो बेंच थी, जिसमें डिसमिस कर दी गई थी जिसमें एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी सेक्शन 9 ऑफ IPC की
जो कि इन द कैपेसिटी एज ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के तौर पे अपीलेंट की जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस कर दी गई थी। सेक्शन 9 और 8 को भी हम देख लेते हैं क्या था। सेक्शन 9 के अंदर एक ये देखिए सेक्शन 9 है बैंक्रप्सी कोड का, एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो इस एप्लीकेशन को जो कि इनिशिएट करने के लिए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि जो कंप्यूटेशन करना पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिगार्ड्स टू जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी अंडर सेक्शन 9 ऑफ आईबीसी, द पीरियड जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का था राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट दी sue the corporate debtor, but that remains suspended by virtue of section 22 of SIC Industries Company Act can be excluded। जो पीरियड जो लगाया गया है, तो क्या वो जो पीरियड है जो सेक्शन, क्योंकि सिक इंडस्ट्रीज कंपनी एक्ट के अंदर जो एप्लीकेशन लगाए जो राइट्स सस्पेंड हो गए थे, तो वो जो पीरियड है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 22 ऑफ सब पार्ट 5 ऑफ द SIC एक्ट। और दूसरा क्वेश्चन सेट किया था कि जो रिस्पोंडेंट ने एक रेज किया था डिस्प्यूट की, जो कि डिस्क्राइबेबल था कि प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है बिटवीन इटसेल्फ एंड द अपीलेंट, तो वारंटिंग द डिसमिसल ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 आईबीसी एट द थ्रेशोल्ड पे, कि यही क्या था कि प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट था, तो उसी थ्रेशोल्ड पे सेक्शन 9 की एप्लीकेशन को सुने बिना मतलब जो डिसमिस कर देना, तो क्या वो मेंटेनेबल है। तो ये चीज को डिस्कस किया था। 2 क्वेश्चंस थे यहाँ पे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किए। और जो रिस्पोंडेंट कॉर्पोरेट डेब्टर था वो उसका ने एक केस फाइल किया था। थोड़ा सा हम, क्योंकि 61 पेजेस की जजमेंट है, थोड़ा सा हम ब्रीफ में जाएंगे। एक केस फाइल किया था BIFR के पास, जो कि बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है, और अपीलेंट ने उसी केस के अंदर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की थी सो एंड सो नंबर की। और क्वेश्चंस थे कि अब इसके जो फैक्ट्स हैं वो बताए गए हैं, फैक्चुअल बैकग्राउंड। जो रिस्पोंडेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग नीड्स के लिए उनको एक कमर्शियल गैस सप्लाई की, जो कमर्शियल सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस की जरूरत होती है, और 30/5/2008 को अपीलेंट और रिस्पोंडेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, और इसमें एक गैस सेल्स एग्रीमेंट जो है वो हुआ था, और इसमें अपीलेंट ने ऑब्लिगेशन दी थी कि वो नेचुरल गैस हैं वो सप्लाई करेंगे, जो स्पेसिफिकेशंस लेड डाउन किए गई हैं GSA एग्रीमेंट के अंदर। और इसमें क्लॉज भी थी कि रिस्पोंडेंट जो है वो विदहोल्ड नहीं करेगा किसी भी पेमेंट को अंडर GSA, लेकिन यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने डिफॉल्ट कर दी थी पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस और पार्शियल इरेगुलर पेमेंट्स किए थे। और फिर मीन टाइम जो है रिस्पोंडेंट ने अप्रोच कर लिया BIFR के पास कि और से डिक्लेयर किया करने के लिए कि वो स्ट्रिक्ट यूनिट ट्रीट किया जाए, और रिकमेंडेशन ये प्लान के लिए रिकमेंडेशन दी जाए ताकि रिहेबिलिटेट कर सकें अंडर द प्रोविजन ऑफ SIC एक्ट। रेफरेंस जो एडमिट हो गया था और ऑर्डर पास हुआ 30/8/2010 में, और रिस्पोंडेंट को डिक्लेयर कर दिया गया एज ए सिक कंपनी। और फिर सेक्शन 22 ऑफ SIC के मुताबिक कि मॉरेटोरियम भी था उस रिस्पोंडेंट पे कि वो कोई प्रोसीड नहीं कर सकते थे जब तक कि आउटस्टैंडिंग ड्यूज हों, जब तक बिना परमिशन ना मिले BIFR की। और इसके बाद 7/8/2012 को अपीलेंट ने गैस सप्लाई कर देनी बंद कर दी और फिर प्रोसीडिंग्स में इंटरवीन किया और एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की और परमिशन की डिमांड की कि BIFR से कि वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकें अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है 4,71,56,095 रुपीज़ का। और उसके बाद ऑर्डर पास किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जो 1 दिसंबर 2016 को SICA जो एक्ट है वो रिपील कर दिया गवर्नमेंट ने। और चूंकि SICA रिपील्ड हो गया तो फिर BIFR भी फंक्शन ऑफिशियल हो गया और जितनी भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी, जो रिस्पोंडेंट का भी जो केस था वो सब अबेटेड हो गए। और जितने भी सेक्शंस थे 7 सेक्शंस ऑफ IBC, सेक्शन 8 और 9 जो है वो इफेक्ट में आ गए 1 दिसंबर 2016 से। और इसके बाद IBC के एनेक्टमेंट के बाद अपीलेंट ने डिमांड नोटिस भेजा 1 अप्रैल 2017 को अंडर सेक्शन 8 ऑफ IBC रीड विद रूल 5 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी इन फॉर्म 3। डिमांड की पेमेंट हुई 4,71,56,094 रुपीज़ 76 पैसा। और रिस्पोंडेंट ने रिप्लाई दिया कि उनके पास शॉर्टफॉल है सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस की और ह्यूज लॉस हो गया जो कि
डिस्कनेक्शन कर दी गई थी गैस सप्लाई की, और रिस्पोंडेंट ने अपनी लायबिलिटी को डिक्लाइन किया कि वो जो अमाउंट है वो डिमांड करने के लिए जो है डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद अपीलेंट ने एप्लीकेशन फाइल कर दी सेक्शन 9 ऑफ IBC बिफोर NCLT अहमदाबाद में, ताकि फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन दी कैपेसिटी एज द ऑपरेशनल क्रेडिटर। एप्लीकेशन जो थी NCLT ने डिसमिस कर दी कि एक तो बताया कि लिमिटेशन है, टाइम बाउंडेड है, और दूसरा बताया कि प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट था बिटवीन द अपीलेंट एंड रिस्पोंडेंट, और उसके बेसिस पे NCLT ने भी डिसमिस कर दी अपील और दोनों जजमेंट कम्युलेट हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन जो है वो सेटअप किए गए। अब थोड़ा सा हम इसके डिटेल्स में जाते हैं कि एक तो पहले क्वेश्चन डिसाइड करना था लिमिटेशन का। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स को डिस्कस किया और यहाँ पाया कि एक ड्राफ्ट रिहेबिलिटेशन स्कीम के बारे में डिस्कस किया, और ये एक जजमेंट थी परमजीत सिंह केस एंड KSL इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उन दोनों की जजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पर कंक्लूजन निकाला कि जो केस फाइल किया गया था जो कि पेंडिंग था BIFR के पास, और जिसमें SICA रिपील्ड हो गया था 1 दिसंबर 2016 से, सेक्शन 8 और 9 ने अफेक्ट ले लिया था। तो प्रोसीडिंग्स जो थी वो SICA की पेंडिंग थी BIFR की, और रिस्पोंडेंट ने डिफॉल्ट जो था वो रिस्पोंडेंट की साइड से था। और बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन 22(1) सब पार्ट C SICA जो डिसीजन रेफर किया गया वो कहा कि टू एनी लीगल प्रोसीडिंग जो होती हैं फॉर इन्फोर्सिंग एनी राइट व्हिच रिजल्ट इन द रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो ये सेम प्रोविजंस को देखते हुए कंटेंशन की रिस्पोंडेंट की जो पेंडिंग थी प्रोसीडिंग्स भी FIR कुड है द अपीलेंट कुड हैव रिजॉर्टेड टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, भी जो कर सकता था आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स वो भी फेल हो गई क्योंकि BIFR जो है वो ही रिपील्ड हो गया। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए फिर ये बताया रूल 5 जो है इनकम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का एप्लीकेशन फॉर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल जो बनाया 2016 का। रूल 5 ये कहता है कि एक इंस्ट्रक्शन जो दी गई है फॉर्म 3 की, डिमांड नोटिस है वो डिलीवर करना होता है कॉर्पोरेट डेप्टर को अंडर द रूल्स, और सेट फॉर्म हैज टू बी सर्व्ड कॉर्पोरेट डेप्टर के ऊपर देना होता है 10 डेज इन एडवांस, 10 दिन पहले सेक्शन 9 में एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो कुड बी ओनली बी कंस्टिट्यूट की कॉर्पोरेट डेप्टर जो है जो मतलब जो 10 दिन से कम समय तक नहीं दिया जाना चाहिए कि जिसमें एडवांस फाइलिंग एप्लीकेशन की होती है सेक्शन 9। सिंपली रीजन की द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, सिंपली द लिमिटेशन ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ IBC जो है वो ग्वांट करता है सेक्शन 238 ऑफ IBC एक्ट। तो इट कुड नॉट बी कंस्टिट्यूट कि सेक्शन 9 की जो एप्लीकेशन है वो इनवेरिएबली फाइल्ड 11th डे ऑफ दिस सर्विस ऑफ द डिमांड नोटिस इन फॉर्म 3। तो सेक्शन 238 IBC डील करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो कि ये बताता है जो 6 जून 2018 को आता है मतलब इफेक्ट फोर्स में आया था। तो उसके प्रोविजंस 238 के प्रोविजंस को यहाँ लिखा हुआ है। और उन दोनों के प्रोविजंस को डिस्कस करने के बाद फिर जजमेंट थी BK एजुकेशन सर्विसेज एंड प्राइवेट लिमिटेड, वो ये रिवील करती थी कि आर्टिकल 137 और सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा अंडर सेक्शन 7 और 9 ऑफ IBC की। तो ये जो पोजीशन था कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि बताता है 3 इयर्स है फ्रॉम द राइट टू अप्लाई एक्यूट्स, पर जो डिले है वो कंडोनेबल होगा इन सफिशिएंट ग्रांट्स। तो फ्रॉम द डिफॉल्ट ऑफ द राइट एक्यूट्स है वहां से कैलकुलेट किया गया है इसमें। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये बताया गया कि जो पोजीशंस को सेटल करने के बाद जो भी है मतलब जो सेक्शन 7 और IBC है जो इट विल प्रॉपर्ली गो अप्लाइंग टू द सेक्शन 9, और सेक्शन 9 जो IBC जो फोर्स में आया था वो 1 दिसंबर 2016 से आया था, वो ट्रिगर नहीं करता है लिमिटेशन का। और द पीरियड ऑफ लिमिट जो एप्लीकेशन जो है इनिशिएशन ऑफ CIRP अंडर सेक्शन 9 ऑफ IBC जो है जो कि बनती है 3 इयर्स फ्रॉम द डेट when the right to apply
accrues as per the Article 137 of Limitation Act. तो right to apply under IBC जो है would accrue on the date when the default occurs. जब default occurs होता है तभी से ही accrue होगा और and can be extendable by the section 5 के अंदर जो लिमिटेशन एक्ट में जो प्रोविजन दे रखे हैं उसी से वो एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसमें सफिशिएंट कॉज का बताना जरूरी है। तो जो प्रोविजन SICA और नेचर ऑफ ऑर्डर्स जो इशूड किए गए BIFR के, तो ये एप्लीकेशन अंडर इनिशिएशन ऑफ CIRP जो रेफर जो वॉप की गई है, तो क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 14 यहाँ पर एप्लीकेबल के बारे में बताया कि वो तब एप्लीकेबल होता है कि जब विदाउट ज्यूरिसडिक्शन हो, जो पीरियड ऑफ एक्सक्लूजन और टाइम जो हो जो कोर्ट बोनाफाइड कोर्ट में डाला गया हो विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। मान लीजिए किसी दूसरी कोर्ट में डाल दिया है तब जाके वो विदाउट ज्यूरिसडिक्शन होता है, कि बोनाफाइड वो बिलीव करता है कि इस कोर्ट का नहीं है, तो ज्यूरिसडिक्शन एरर हो तब होता है। अब लिमिटेशन जो पीरियड CIRP का है, जो सेक्शन 9 जो है वो रिकॉर्ड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट एज अपोज टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द IBC। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ IBC से नहीं होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट से होगा, जो कि पीरियड प्रेस्क्राइब हुआ जो कि 3 इयर्स है अंडर सेक्शन 137 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। और जो वहां से स्टार्ट होगा डेट ऑफ डिफॉल्ट, और एक्सटेंडेबल होगा जब एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो होगी वो डाली जाएगी। तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का के ऊपर आएगा वो कि वो कंसिडर करें क्लेम को और कंटिन्यूएशन ऑफ डिले को, जो प्रोसीडिंग जो है फाइल की जाती है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। और सेक्शन 5 के बारे में बताया जो कि सफिशिएंट कॉज के बारे में बताया गया, तो जिसमें पार्टी को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। तो लीगल बार जो है अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल कंपनी अंडर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 22(1) से SICA। तो जो पार्टी जो है लीगली डिसेबल्ड हो गई थी, यहाँ पे जब पार्टी लीगली डिसेबल्ड हो गई थी ताकि वो रिजॉर्ट कर सके लीगल प्रोसीडिंग्स को विदाउट द परमिशन ऑफ BIFR। जब तक BIFR परमिशन नहीं देती है तब से एप्लीकेशन जो है would not be given the period of the suspension of legal proceedings is excusable। जब एप्लीकेशन की परमिशन देने के बाद भी जो है even on the application permission there was not given the period of suspension of legal proceedings is excusable in computing the period of limitation for the enforcement of such right under section 22 subpart 5 of the SICA। तो ये सारे प्रोविजंस को एब्सेंस होने के बाद कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 238 IBC और लिमिटेशन एक्ट, तो विच इज लीगली एडवाइज इन पार्टी टू साइन सफिशिएंट कॉज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है कि जो पीरियड जो डिले है और पीरियड ऑफ कवर्ड बाय सस्पेंशन ऑफ राइट्स है, तो क्वेश्चन ऑफ डिले जो कंसिडर्ड करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि इनजस्टिस होगा अदर पार्टी के ऊपर, और जिससे स्टैच्यूटरी प्रिवेंट किया गया था कि इनिशिएट करने के लिए एक्शन अगेंस्ट दी इंडस्ट्रियल कंपनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लगभग जो है अपीलेंट के मतलब अकॉर्डिंगली आंसर दे दिया गया, लेकिन साथ में यहाँ पर दूसरा भी ऑब्जेक्शन था। अब क्योंकि यहाँ पर बताया कि अब रिमांड करने के बजाय, क्योंकि जो डेट ऑफ डिफॉल्ट से होना चाहिए था एंड द डेट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 NCLT ने हेल्ड कर लिया कि ये टाइम पीरियड है। क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया, उसने यहाँ पर NCLT ने कहा कि टाइम पीरियड है, और क्योंकि यहाँ पर एक और चीज को कंसिडर किया गया था, उस कंसिडर में कर दिया गया तो कहा था हम जिसे रिमांड भी कर सकते हैं मैटर को, लेकिन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 को डिसमिस कर दी थी एक और विदाउट असाइनिंग रीजन ऑफ द एक्सिस्टिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट। जो प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट होने के बाद मतलब होने का ग्राउंड पे NCLT ने डिसमिस भी कर दी थी एप्लीकेशन को, तो इसलिए रिमांड नहीं कर किया। उसमें यही बताया कि एक और ग्राउंड पर डिसमिस किया गया था, जबकि उसमें NCLT ने पाया था कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट था। अब ये प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट था कि नहीं था, इसके ऊपर कोर्ट ने आगे डिस्कशन किया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब उसके जो चीज़ों को डिस्कस किया गया, वहाँ पर बताया गया कि एनेक्शन A1 जो है वो डिमांड नोटिस था अंडर सेक्शन 8 ऑफ IBC, जो कि अपीलेंट ने दिया था 1 अप्रैल 2017 को। रिस्पोंडेंट ने रिप्लाई कर दिया था एज पर एनेक्शन 2 कि विद इन 10 डेज। तो फिर उसके 10 डेज के बाद ही रिस्पोंडेंट ने एनेक्शन A2 जो है कंटेंशन रेज किए थे, और कंटेंशन देखिए कि रिस्पोंडेंट ने कंटेंशन ये भी रेज किए थे कि शॉर्टेज ऑफ गैस सप्लाई है, उसकी वजह से ह्यूज लॉस हुआ है। तो ड्यू टू डिस्कनेक्शन ऑफ दिस सप्लाई,
अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो NCLT और NCLT ने उस लेटर को कंसिडर किया था और ये होल्ड किया था कि प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट बनता है बिटवीन द पार्टीज रिवील द सेम, और सैड लेटर ने भी बताया कि उन सारे इंग्रेडिएंट्स को देखने के बाद ही 57 पेज पे चलते हैं एक बार। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हम डिसएग्री नहीं करते हैं, जो कि कॉन्करेंट फाइंडिंग्स की थी ट्राइब्यूनल्स ने, कि उन्होंने कहा था कि प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट बनता है और पार्टीज को डिमांड नोटिस बिटवीन द पार्टीज, जब डिमांड नोटिस देने से पहले सेक्शन 8 IBC से आने से पहले, डिमांड नोटिस से पहले भी प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट था। और डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन सेक्शन 9 थी कि प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट जो है कैन नॉट बी हेल्ड टू बी, कोई वो इलीगल नहीं है और परवर्स नहीं है। तो इसमें कोई रीजन और सर्कमस्टांसेस नहीं बनते हैं कि जिसे कि वो होल्ड डेथ की जो केस रिस्पॉन्डेंट पेटेंटली फीबल लीगल आर्गुमेंट। तो अब इस साथ में हम ये भी नहीं कहना चाहेंगे कि रिस्पॉन्डेंट का जो केस है वो सुपीरियस है और फॉल्सूट के ऊपर बना हुआ है, ऐसा हम नहीं कहना चाहेंगे। ऐसा बोला है, सुपीरियस वर्ड यूज किया गया है। और प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट था, और इंडिकेट का मतलब ये इंडिकेट करता है कि डिस्प्यूट जो है प्रायर टू द रिसीप्ट ऑफ द डिमांड नोटिस तक की, और करेक्टनेस जो ट्रूथफुलनेस जो बनती है वो एक मैटर ऑफ एविडेंस का पार्ट है। और रिस्पोंडेंट ने सक्सीड कर दिया था कि रेजिंग द डिस्प्यूट की एक प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है, तो ट्राइब्यूनल ने राइटफुली हेल्ड कर लिया था कि प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है बिटवीन द पार्टीज, और इसलिए डिमांड जो मैटर को हम नहीं कर सकते अंडर फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ सेक्शन 9 एप्लीकेशन अंडर IBC एक्ट। तो अब इस दूसरे इशू को देखा कि रिस्पोंडेंट ने एक कमर्शियल सूट भी फाइल किया था अहमदाबाद में और क्लेम किया था डैमेजेस जो सफ़र किए हैं क्योंकि उसने गैस की जो डिसकंटिन्यूएशन कर दी थी, लेकिन वो सूट जो है वो कमर्शियल सूट डिसमिस कर दिया गया था ऑन द ग्राउंड्स वेयर बाय द लिमिटेशन। उसके बाद अपील डाली गई थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो है जजमेंट ऑर्डर आया था, उसमें जॉइंट सबमिशंस थी कि पार्टीज ने परमिटेड, तो पार्टीज को परमिट कर दिया था कि वो इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन प्रोसेस से सेटल करें, और आर्बिट्रेशन बेसिस का इशूड जो हुआ था वो भी बाय द अपीलेंट इटसेल्फ हुआ था, और रिकॉर्डिंग द सबमिशन और अपील वाज परमिटेड टू विथड्रॉ द लीविंग पार्टीज टू प्रोसीड विद आर्बिट्रल केस। तो ये जनरल क्वेश्चंस ऑफ लॉ को डिसाइड करने के बाद कहा कि बाकी सारा मैटर जो है वो आर्बिट्रल का ही है, क्योंकि वहाँ पर ये अपना ये जो आर्बिट्रेशन जो होगा तभी वही एक दूसरे पर डिसाइड कर सकेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट हो गया था बिटवीन पार्टीज, आर्बिट्रल क्लॉज था और पार्टीज ने म्यूचुअली कंसेंट भी किया था कि आर्बिट्रेशन के लिए। तो वो इसके पार्टीज के पास सारी लिबर्टी है कि वो अपनी सारी कंटेंशंस को रेज करें और बिटवीन द आर्बिट्रेटर और एक्सेप्ट द लीगल क्वेश्चन, जो लीगल क्वेश्चन जो डिस्कस कर दिए गए हैं। इसलिए इन सारे ग्राउंड्स को देखते हुए अपील को खारिज कर दिया और सारी एप्लीकेशंस को डिस्पोज कर दिया। तो ये उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया कमेंट्स जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।